हेलो एवरीवन, इससे पहले आपने हमारा वीडियो देखा होगा जिसमें हमने गॉस थ्योरम को के लिए एक डेरिवेशन फाइंड आउट किया था और ये जाना था कि गॉस थ्योरम क्या होता है। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे देख लीजिए ताकि आपको उसके एप्लीकेशंस और साथ ही साथ जो हम एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है कूलॉम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। हम गॉस थ्योरम के हेल्प से ही निकालेंगे कूलॉम लॉ, ठीक है। तो आपने अगर नहीं पढ़ा है तो पहले आप वो देख लीजिए ताकि आपको इसे समझने में आसानी हो सके, क्योंकि यहाँ पे हम पूरी तरह से गॉस थ्योरम का ही यूज़ करने वाले हैं। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे सपोज कर लीजिए एक पॉइंट Q है और इससे R दूरी पर कोई पॉइंट P है। ये आपको R दूरी दिख रही है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है। हमने एक बहुत छोटा सा एरिया लिया है और इस एरिया पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ठीक है। और ये जो आपका Q चार्ज है उससे R दूरी पर कोई पॉइंट है P, जहाँ पर हमको निकालनी है उस छोटे से एरिया पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसकी इंटेंसिटी। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको दिख रहा है इस साइड है, साथ ही साथ एरिया का डायरेक्शन भी इसी साइड है, ठीक है। यहाँ पे आप और किसी भी पॉइंट पर ले सकते हैं, आप इस तरफ भी ले सकते हैं या किसी भी डायरेक्शन पर आप ले सकते हैं। आपको कोई एक छोटा सा एरिया लेना है जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता लगानी है। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। यह हमको पता है। अब इस कंडीशन में क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब वहाँ पे जो फ्लक्स होगा हमें वो भी निकालना है। तो यहाँ पे हमें निकालना है फ्लक्स थ्रो बिल्कुल छोटे से एरिया का हमें निकालना है। जो छोटा सा एरिया ds है उस पर हमें निकालना है, ठीक है। ये हमारा जो एरिया हमने लिया है इस छोटे से एरिया पर ही हमको निकालना है कि उसमें फ्लक्स कितना होगा। तो फ्लक्स को आप जानते हैं कि हम फाई ई से डिनोट करते हैं। यहाँ पे हम किसी छोटे से एरिया की बात ले रहे हैं इसलिए हम इसको कर देंगे डी फाई ई। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ये हम जानते ही हैं कि डी फाई ई इक्वल टू जो होता है, इससे पहले जो हमने फ्लक्स पढ़ा है उसमें हमने निकाला था EDS कॉस थीटा होता है, ठीक है। यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू, यहाँ पे कुछ एंगल बनता आपको दिख रहा है कि इसका डायरेक्शन सेम है। यहाँ पे एंगल जो होगा वो थीटा इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको फाई ई की वैल्यू मतलब फ्लक्स की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, E/ds। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो बात हुई एक छोटे से एरिया की, ठीक है। इस छोटे से एरिया पर हमने निकाल लिया कि फ्लक्स क्या होता है। लेकिन हमको अगर बोला जाए कि आपको टोटल पूरा फ्लक्स में कितना फ्लक्स है ये हमें निकालना है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी हमको टोटल पूछा जाए किसी भी चीज़ का, अगर हमें टोटल कितना इंटेंसिटी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, टोटल फ्लक्स पूछा जाए, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, उसका सरफेस इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो आप इसका सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सरफेस इंटीग्रेशन में आप किसका करेंगे, डी फाई ई का करेंगे, क्योंकि आप एक छोटे से एरिया के फ्लक्स का करेंगे तो आपको पूरा टोटल एरिया का मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप डी फाई ई, और डी फाई ई की वैल्यू आपको पता है E/ds है, तो आप इसको पुट कर लीजिए तो आपका E जो है वो बाहर हो जाएगा क्लोज। यहाँ पे आपका जो सरफेस इंटीग्रेशन में बचेगा ds बचेगा, ठीक है। और एक चीज़ हम जानते हैं, डी जो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds होता है वो टोटल सरफेस एरिया होता है, ये हमें पता है, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो 4 पाई r² होता है, ये भी हमें मालूम है। तो यहाँ पे आप इसे पुट कर देंगे, फ्लक्स जो फाई ई इक्वल टू हो जाएगी आपकी E टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई r²। साथ ही साथ एक चीज़ जो हम जानते हैं, जो हम गॉस थ्योरम से जानते हैं, जो टोटल फ्लक्स होता है वो 1/ε0 गुना होता है जो चार्ज होता है उसका। तो वो चीज़ आप लिखेंगे यहाँ पे बाय गॉस थ्योरम, आपको ये चीज़ पता है। तो आप इसे सपोज कर लीजिए आपका इक्वेशन फर्स्ट और इसे सपोज कर लीजिए इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड जब आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका E/4 पाई² इक्वल में आ जाएगा Q/ε0। तो यहाँ पे आपके E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई ε0 और Q/r का स्क्वायर, ठीक है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो हमने इतना सॉल्व कर लिया लेकिन हमको तो कूलॉम लॉ मिला ही नहीं।
जो हम फाइंड आउट करने के लिए ये इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं वो तो हमें अभी तक मिला ही नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पता है कि एक फॉर्मूला होता है F इक्वल टू होता है Q नॉट इंटू ई, ठीक है। तो यहाँ पे आप Q नॉट की वैल्यू, यहाँ पे आप Q नॉट तो एज इट इज़ करेंगे, ये जो E है इस E की वैल्यू आप यहाँ से पुट अप कर देंगे, ठीक है। तो E की वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। साथ ही साथ आपका ये जो Q नॉट है ये ऑलरेडी है, तो यही जो आपका होता है वो कूलॉम लॉ होता है। आपने इससे पहले जो हमने नॉर्मल कूलॉम लॉ निकाला है वो आप देखिएगा, यही जो होता है हमारा कूलॉम लॉ होता है, ठीक है, जो हमने फाइंड आउट कर लिया। होप ये आपको समझ आया होगा कूलॉम लॉ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ये एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। इसे एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको इस एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, देन आपको फ्लक्स निकालना है एक छोटे से एरिया का, ठीक है। फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता ही है, उससे आप फ्लक्स फाइंड आउट कर लेंगे। फिर आपको टोटल फ्लक्स निकालना है, किसी एक एरिया का आपने निकालना, लेकिन अब बात होगी पूरे एरिया में जितना फ्लक्स लग रहा होगा उतना, ठीक है। तो उसको आप निकाल लेंगे। देन आप क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको याद रखना है ना कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है, नहीं तो आधे लोग कंफ्यूज रहते हैं 4 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर क्या है। इसलिए आपको ये चीज़ माइंड में रखना है कि क्या पूछा है और वहाँ पे क्या आने वाला है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको फ्लक्स मिलेगा और फ्लक्स के आप एक और चीज़ जानते हैं गॉस थ्योरम से, उन दोनों को आप इक्वल करेंगे देन सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगी। और आपको ये भी याद रखना है ये वाला फॉर्मूला जो आपका है F इक्वल टू Q नॉट इंटू ई। तो यहाँ पे E की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, बस आपको Q नॉट की जगह को एज इट इज़ रखना है, देन आपका जो कूलॉम लॉ है वो आपको मिल जाएगा। ये जो है आपका कूलॉम लॉ है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम देखने जा रहे हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन हम देखेंगे, ठीक है। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन का यूज़ कहाँ होता है, जैसे कि हम गॉस का जो थ्योरम है उसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ अगर हमको जानना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। हमें ये पता होना चाहिए कि उसका हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको यूज़ करने के लिए भी आपको नोट में कुछ कुछ बातें याद रखनी है कि किस कंडीशन में आप गॉस के थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं और जो भी आपको डेरिवेशन निकालनी है वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए दो बातें हम देख लेते हैं। फर्स्ट चीज जो है वो ये है कि गॉस थ्योरम इज वैलिड फॉर अ क्लोज्ड सरफेस ऑफ एनी शेप। आपको गॉस थ्योरम अगर कहीं भी अप्लाई करना है तो वो वैलिड होगा सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड सरफेस के लिए, ठीक है। क्लोज सरफेस मतलब ये आपका कोई क्लोज सरफेस है, सपोज कर लीजिए, और यहाँ पे कोई चार्ज है आपका, ठीक है, प्लस Q चार्ज है, ये हमने सपोज किया। तो यहाँ पे अब आपको अगर ऐसी इस डायग्राम में आपको बोला जाए कि आपको यहाँ पे गॉस थ्योरम अप्लाई करके कुछ भी चीज़ फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या एनीथिंग, तो आप इस कंडीशन में इसे फाइंड आउट नहीं कर सकते। गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है यहाँ पे उसका क्लोज सरफेस में होना। तो क्लोज सरफेस किस कंडीशन में होगा, इस जो आपको यहाँ पे चार्ज दिख रहा है उसको आप कुछ इस तरह से कर दें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अब हो गया, अब के कंडीशन में ये क्लोज्ड सरफेस हो गया। तो इस कंडीशन में आप यहाँ पे गॉस का थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं और किसी भी चीज़ की अगर आपको इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई पहली बात। अब हम दूसरी बात देख लेते हैं। इफ द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज सरफेस, वो जब जीरो है, ठीक है, चार्ज की वैल्यू जीरो है, तब हमारा जो फ्लक्स का वैल्यू होगा वो जीरो होगा। ये तो हमें पता ही है, इसे आप यहाँ पे एक डायग्राम देखिए उससे आप समझिएगा। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास कोई स्फीयर है, ठीक है। अब स्फीयर के अंदर पर कोई चार्ज है, यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि कोई चार्ज है, तो इस कंडीशन में जो चार्ज है आपका वो उस स्फीयर के अंदर है, मतलब सपोज आपका कोई फुटबॉल है उसके अंदर अगर कोई चार्ज है तो वहाँ पे चार्ज की जो वैल्यू होगी, चार्ज क्योंकि अंदर है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो ही होगी वहाँ पे। तो इस कंडीशन में जो आपका फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि वो सरफेस से होकर जा ही नहीं रही है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा फ्लक्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा।
और चार्ज की वैल्यू आपकी 0 है, तो चार्ज की वैल्यू से आपका फ्लक्स का वैल्यू कैसे डिपेंड करता है आपको पता ही होगा। गॉस के थ्योरम से हम जानते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्यू चार्ज की वैल्यू ऑलरेडी 0 है क्योंकि वो क्या है, अंदर है, उसके इनवर्ट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, 0 होगी उसकी। तो यहाँ पे आपका टोटल फ्लक्स जो फाई ई की वैल्यू है वो भी 0 हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ दो बातें हैं जो आपको माइंड में रखनी है गॉस थ्योरम को अप्लाई करने से पहले। ठीक है, ये आपको पता होगा तो आप आसानी से आपको आगे के स्टेप समझ आएंगे कि कब कैसे और क्या करना है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये दोनों में अगर हम फ़र्क देखें तो फ़र्क क्या है। ये जो आपको दिख रहा है, ये हमने जो इसे सरफेस से किया, हमें क्लोज सरफेस जो किया वो ये क्या है, ये इसे हम कह सकते हैं ये गॉसियन सरफेस है। ठीक है, जो सरफेस क्या कर रहा है, किसी भी चार्ज को इनक्लोज कर रहा है। ये इनक्लोज कर रहे हैं, हमारे पास चार्ज क्यू था उसको इनक्लोज किया, तो इसको हम क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस कहेंगे। ठीक है, और अगर हम दूसरे कंडीशन को समझने की कोशिश करें तो सपोज आपके पास कोई सिलेंडर है, यहाँ पे कोई चार्ज है, चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, तो इनवर्ड में है, ये अंदर की ओर है, तो इस कंडीशन में जो चार्ज होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और चार्ज 0 होगा, इसका मतलब फ्लक्स का वैल्यू 0 होगा। अब हम ये बात जानें कि फ्लक्स की वैल्यू क्यों 0 होगी, तो सरफेस से होकर जब जाएगी ही नहीं तो फ्लक्स की वैल्यू क्या 0 ही होगी। वही दो बातें थी जो आपको गॉसेस थ्योरम को अप्लाई करने से पहले माइंड में रखनी है। ठीक है, तो अब हम गॉस थ्योरम को सबसे पहले अप्लाई करेंगे। हमारा फर्स्ट कंडीशन हम देखेंगे जिस पर हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करने जा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ड्यू टू एन इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। हमारे पास एक इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट जो है चार्ज वायर रहेगा जिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा, क्या हो रहा है। तो चलिए इसे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, डायग्राम से ही हम बातें स्टार्ट करते हैं। इस डायग्राम में क्या है, यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट वायर दिख रहा है, जो चीज़ आपको यहाँ पे बोला गया है इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। ठीक है, ये आपको ये जो है आपका ये स्ट्रेट चार्ज वायर है जो कि पूरी तरह से क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज हमारा वायर है। ठीक है, वायर को आप ये मान लीजिए कि आपके पास कोई सिलेंडर है और उसका हम एक बीच का वायर लिए हैं जिस पर हमको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है। ठीक है, तो इससे r दूरी पर हम एक बहुत छोटा एरिया लेंगे, वो छोटा सा एरिया होगा P। ठीक है, इससे r दूरी पर जो हमने एरिया लिया है P, उस छोटे से एरिया पर ही हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जिस तरफ है उसी तरफ उस एरिया का भी डायरेक्शन है। सेम इससे पहले जैसा हमने देखा वैसा ही है इसमें भी। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है एक वायर, वो पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज है। अब हम इसमें बात करें तो ये यहाँ पे क्या है, इसमें पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज मतलब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पे अगर हमको पूछा जाए, यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे कि कंसीडर अ थिन लॉन्ग स्ट्रेट वायर जो कि पूरी तरह से क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो हमको इसमें क्या बताना है, r दूरी पर कोई पॉइंट P है, उस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो वो आप लिख लेंगे कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, यहाँ पे ड्यू टू चार्ज, यहाँ पे पॉइंट P में हमको फाइंड आउट करनी है और बाय यूजिंग गॉसेस थ्योरम। ठीक है, गॉस थ्योरम के यूज से ही हमको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये आपको स्ट्रेट लाइन का वायर दिख रहा है, तो यहाँ पे किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आपको पता ही होगा कि यहाँ पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है ये वायर, इसकी सिर्फ लेंथ है। ठीक है, तो सिर्फ लेंथ है तो इसमें क्या होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब एक बात जो कि हम जानते हैं कि हमने इससे पहले ही कंडीशंस देखे हैं कि गॉस थ्योरम किस कंडीशन में अप्लाई होता है। तो हमने ये जाना है उसके लिए जो हमारा सरफेस है उसको इनक्लोज्ड होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले तो आप इतना ही पॉइंट अभी आपने समझा है, आप इस पूरे डायग्राम को अभी मत देखिए। अभी आपने क्या समझा, ये आपने वायर लिया, साथ ही साथ आपने देखा कि r दूरी पर कोई पॉइंट P है और यहाँ पे आपको एक छोटा सा एरिया है, वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। अभी आपने इतना ही एरिया देखा। ठीक है,
अब आप इसको क्या करेंगे, अब आप इसको सिलेंडर इनक्लोज करेंगे। इनक्लोज क्यों करेंगे, क्योंकि गॉस थ्योरम सिर्फ क्लोज्ड सरफेस पर ही अप्लाई होता है, इस वजह से आप इसको इनक्लोज करेंगे। तो इनक्लोज करेंगे तो आप क्या कर देंगे, इसको एक सिलेंडर फॉर्म में ले आएंगे जो कि कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है, यह आपका सिलेंडर फॉर्म में हो जाएगा पूरी तरह से। अब हम यहाँ पे अगर हम बात करें कि चार्ज कि किस डायरेक्शन में है, तो ये सब आपको दिख रहा होगा, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है। इधर भी हम देखें तो आउटवर्ड डायरेक्शन में है। अगर हम अप की बात करें तो ये ऊपर की तरफ जो आपको दिख रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, जो भी इसका डायरेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ होगा। वहीं अगर हम नीचे की बात करें तो इस कंडीशन में नीचे की तरफ होगा इसका डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि ये चीज, इसके बाद हम लिखेंगे कि वी हैव टू चूज अ गॉसियन सरफेस। हमने गॉसियन सरफेस चूज किया, क्यों किया, क्योंकि हमको गॉसियन सरफेस मतलब हमारे पास एक इनक्लोज सरफेस होना चाहिए उसे फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, सरफेस टू इनक्लोज द पॉइंट, हमने इस पॉइंट जो P है उसको पूरी तरह से इनक्लोज कर लिया। अब हमने इनक्लोज कर लिया तो अब हम यहाँ पे आसानी से गॉस का थ्योरम लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको 3 सरफेस दिख रहा होगा। 3 सरफेस कैसे, अब आपको ये लग रहा होगा। तो यहाँ पे इस डायग्राम को आप छोड़िए, अभी ये डायग्राम आप देखिए, ये आपको नॉर्मल कुछ सिलेंडर है। ठीक है, तो इस सिलेंडर में आपको कितने सरफेस दिखेंगे, अगर मैंने कहा कि सिलेंडर में आपको कितने टोटल सरफेस दिखेंगे तो आप कहेंगे 3। 3 कैसे होगा, ये जो आपका बीच का होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका कोई वायर है सपोज कर लीजिए, तो ये जो बीच का आपका होगा वो S1 होगा। ये S1 क्या होगा, ये आपका कर्व सरफेस होगा। ठीक है, बीच का जो सरफेस है यहाँ पे ये आपका कर्व सरफेस होगा, ये आपका क्या होगा, S1 होगा। और इधर आपको ऊपर भी एक सरफेस, आपको सिलेंडर जो मुड़ा है तो उसके अप में भी आपको एक सरफेस दिख रहा है, इधर बॉटम तरफ भी एक सरफेस दिख रहा है। तो ये जो अप वाला होगा उसको सपोज कर लीजिए S2, और ये जो नीचे बॉटम में दिख रहा है उसको सपोज कर लीजिए S3। तो हमारे पास टोटल कितने सरफेस हो गए, इट हैज़ 3 सरफेस। वही चीज़ यहाँ पे आपको कहा गया है। ये डायग्राम ऑलरेडी इतना हमने डायग्राम में समझ चुका है, तो उसे लेंदी करने के बजाय हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो हम डायग्राम में भी बता सकते हैं। यहाँ पे जो आपका होगा ये S1 होगा, और ये आपका S2 होगा, और ये वाला जो होगा आपका S3 होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है ना, जो आपको बीच का दिख रहा है वो कर्व सरफेस है। आप जब नॉर्मल सिलेंडर देखते हैं उस कंडीशन में आप देखेंगे तो आपको एक अप दिखता है ऊपर का, एक नीचे बॉटम दिखता है, और बीच का जो पॉइंट होता है वो उसको हम कर्व सरफेस बोलते हैं। तो इट हैज़ 3 सरफेस। जो आपका S1 है, S1 मतलब कौन सा, बीच का जो पॉइंट है वो क्या है, आपका कर्व सरफेस है। और अगर हम S2 और S3 मतलब जो अप है और बॉटम है उसकी बात करें तो वो क्या है, फ्लैट सरफेस है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट इसको हम वो कर लेते हैं रिमूव, ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। यहाँ पे जो आपका हो जाएगा S2 और S3 जो होगा वो फ्लैट सरफेस होगा। ठीक है, ये आपका S1 है और ये आपका S3, एक सेकेंड, ये आपका S3 है और ये आपका S2 है। होप अब आपको क्लियरली विजिबल होगा। तो अब हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, S1 की। ठीक है, ये जो आपको कर्व सरफेस है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो आइए कर्व सरफेस में देखते हैं। कर्व सरफेस के में फॉर S1 के कंडीशन में जो एक छोटा सा पॉइंट हम लेंगे DS1। ठीक है, DS1 जो आपका होगा वो पैरेलल होगा E के पैरेलल। कैसे, आप यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इधर इस साइड है, इस साइड ही लग रहा है हमारा, और S1 का डायरेक्शन भी क्या है, इसी साइड है। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस साइड है उसी तरफ S1 का भी डायरेक्शन, मतलब DS1 अगर हम छोटे से एरिया की बात करें तो इसका डायरेक्शन भी इसी तरफ है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका DS1 जो होगा वो पैरेलल होगा E के, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के।
तो इस कंडीशन में पैरेलल है, मतलब यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। यहाँ पे आपको थीटा का वैल्यू 0 मिलेगा। अब हम बात करते हैं फॉर S2 एंड S3। S2 और S3 के कंडीशन में अगर हम बात करें तो आपका जो DS2 एक छोटा सा एरिया है DS2, ठीक है, तो DS2 जो आपका होगा परपेंडिकुलर होगा। अब ये हम जान लेते हैं कि कैसे परपेंडिकुलर होगा। ये आपको छोटा सा एरिया दिख रहा है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर कैसे है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किस ओर होगा, ऊपर की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा। और इधर आपकी क्या लग रही है, इसका डायरेक्शन अगर ऊपर की ओर है और इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इनके बीच का एंगल, इनके बीच के एंगल की अगर हम बात करें तो वो क्या, ये क्या जो डायरेक्शन आपको दिख रहा है वो इस तरफ है, एरिया का डायरेक्शन ऊपर की ओर है और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है। तो इनके बीच का एंगल जो होगा ये परपेंडिकुलर है, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। सेम वही कंडीशन S3 के लिए होगा। S3 के लिए क्या होगा, ये नीचे की ओर होगा, ठीक है, एरिया का डायरेक्शन नीचे की ओर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से रहेगा। तो इनके बीच का भी जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। वही चीज़ हमने देखा कि फॉर S2 एंड S3 दोनों के कंडीशन में आपका DS2 जो होगा परपेंडिकुलर होगा E के, और DS3 भी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा E के। तो इस कंडीशन में आपके थीटा की वैल्यू जो होगी वो 90 डिग्री होगी, ठीक है। हमने ये जान लिया है कि 90 डिग्री किस टाइप से होगी। तो यहाँ पे जो हम फ्लक्स निकालेंगे, फाई ई जो फ्लक्स होगी उसके लिए फॉर्मूला हमको पता है, ई डी एस कॉस थीटा होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपके पास 3 एरिया है, आपका एक कर्व सरफेस है S1, उसके बाद जो 2 फ्लैट सरफेस है S2 एंड S3। तो सबसे पहले आप किसके लिए करेंगे, S1 के कंडीशन में, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, डी फाई E1 होगा, डी फाई E1 होगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ई डी S1 कॉस थीटा। S1 क्यों किया आप, क्योंकि हम अभी S1 कर्व सरफेस की बात कर रहे हैं, तो ये इस कंडीशन में, और थीटा की वैल्यू क्योंकि ये क्या है, पैरेलल है, तो पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे आपको क्या प्राप्त होगा, ई डी S1, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें डी फाई E2। तो डी फाई E2 जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई डी S2 कॉस थीटा। और इस कंडीशन में जो वैल्यू, जो आपको एंगल प्राप्त होगा उस एंगल की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है, और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो आपकी डी फाई E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसी प्रकार डी फाई E3 की वैल्यू भी क्या होगी, 0, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमको सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस मिलेगा, हेंस ओनली कर्व सरफेस कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द टोटल फ्लक्स। मतलब जब हम टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो हमको सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस में निकालना है, ठीक है, कि उस कर्व सरफेस में टोटल कितना फ्लक्स होगा, हमें वो ही फाइंड आउट करनी है। तो हमारा ये तो आसान हो गया कि हमको अब पता चल गया कि हमें फ्लैट सरफेस में जो मिल रहा है वैल्यू 0 मिल रहा है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ जो कर्व सरफेस है उस पर ही फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे जब हम टोटल फ्लक्स निकालेंगे, टोटल फ्लक्स में आपको पता है कि जब हम टोटल हमको किसी भी चीज़ का निकालना है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रेशन लगाते हैं और उसके बाद उस टर्म को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स में आपका डी हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि डी आप किसी पर्टिकुलर छोटे से एरिया का निकालते हैं तब आप रखते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा फाई ई, और फाई ई के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन जो करेंगे आप, उस पहले होगा आपका फाई E1 का, मतलब जो आपका सरफेस जो हमने लिया था उसका, ठीक है, और जो आपका कर्व सरफेस है उसका हो गया ये E1, और E2 आपका फ्लैट सरफेस का जो अप में थे या अप में बॉटम में, उनका क्या हो जाएगा, फाई E2 और फाई E3, ये सब सरफेस इंटीग्रेशन में है, ठीक है। और ये जो आपको ये जो राउंड दिख रहा है वो आपको बता रहा है कि ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन है। और यहाँ पे आपको पता है कि E2 और E3 की वैल्यू हमको क्या मिल गई है, ऑलरेडी हमको 0 मिल गया है, तो इसको सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। मतलब आप सिर्फ किसको सॉल्व करेंगे, E1 के लिए, ठीक है। तो फाई E1 की वैल्यू आप पुटअप करेंगे, फाई E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, EDS1 cos थीटा।
नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ई को आप बाहर निकाल लेंगे, अंदर आपके पास बचेगा। इस कंडीशन में भी आपको पता है कि थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी, और 0 क्यों होगी, क्योंकि ये पैरेलल में है, सेम डायरेक्शन में है, इनके बीच का एंगल 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके अंदर जो सरफेस इंटीग्रेशन है उसके अंदर आपके पास बचेगा ds1। और एक चीज़ आप जानते हैं कि सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds1 मतलब क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ कर्व से सरफेस, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी आपकी जो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds1 मतलब हो जाएगा टोटल एरिया ऑफ कर्व सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2πrl। ये हमको फॉर्मूला पता है, इसको डिस्क्राइब करने का ज़रूरत नहीं है। एरिया ऑफ कर्व सरफेस का फॉर्मूला हमको पता है जो कि होता है 2πrl। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और पता है, ठीक है, इसको आप सपोज कर लीजिए ये आपका इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। तो दूसरा चीज़ आपको पता है कि जो फाई ई होती है हमारी, वो क्या होती है, मतलब टोटल फ्लक्स जो होता है गॉस के थ्योरम से, वो 1/ε0 गुना होता है जो चार्ज होता है उसकी, मतलब फाई ई इक्वल टू Q/ε0 होता है बाई गॉस थ्योरम। इसको सपोज कर लीजिए इक्वेशन 2। तो इसके बाद बाई इक्वेशन 1 एंड 2 आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मर्ज करेंगे। इससे पहले भी आपने वही स्टेप सब किए आए हैं, होप ये आपको हार्ड नहीं लग रहा होगा, या हो सकता है स्टार्टिंग में पढ़ने पर थोड़ा टफ लगे, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको ये अच्छा लगने लगेगा, बहुत ईजी लगेगा। तो आप क्या करिए, यहाँ पे आपको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दिया है जो, उसको आप इक्वल में कर लीजिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको ई की वैल्यू क्या मिलेगी, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसलिए आप इस कंडीशन में याद रखना कि आप टोटल करने के बाद ई की वैल्यू ही रखेंगे। और आपको अगर ये पूछा जाए, आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमको जो फ्लक्स मिल रहा है उसके बाद हम एक्स्ट्रा ये क्यों ले रहे हैं, गॉस थ्योरम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आप देखे होंगे कि ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है, मतलब हमको यहाँ पे गॉस थ्योरम का यूज़ करके ही बताना है। इस वजह से आप यहाँ पे एक जो फ्लक्स की वैल्यू लेंगे वो हमको गॉस थ्योरम से पता है, वो वैल्यू लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे ई की वैल्यू आपकी हो जाएगी Q/2πε0 r/l। ठीक है, इसको आप फिर नेक्स्ट स्टेप कर लीजिएगा एक और, जो कि हो जाएगा 1/2πε0 Q/rl। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको पता होगा कि यहाँ पे जो आपका चार्ज है, इससे पहले भी मैंने डायग्राम में आपको बताया कि ये जो यहाँ पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे चार्ज किस टाइप का होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लीनियर होगा। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि लीनियर हो, या आप अपने से गैस कर लीजिए कि लीनियर होगा या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा या सरफेस किस टाइप का होगा। तो क्योंकि आपको ये इसमें क्या दिख रहा है, आपको एक स्ट्रेट लाइन में बताना है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला भी होप आपने स्टार्टिंग के वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा, उसके लिए भी हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किए थे, जो कि हो जाएगा आपका, जो कि होता है ये जो लैम्डा है आपका वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बताते हैं, और इसके लिए हमने ये इक्वेशन निकाला था लैम्डा इक्वल टू Q/l। होप आपको याद होगा। यहाँ पे जो लैम्डा है आपका वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी लैम्डा दिख रही है वो आपको ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है। और यहाँ पे जो आपको एक चीज़ याद रखनी है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको Q निकालना है। Q मतलब क्या निकालना है आपको, चार्ज। तो चार्ज क्या हो जाएगी यहाँ पे, लैम्डा इंटू एल हो जाएगी चार्ज की वैल्यू। और आपको यहाँ पे पूछा जाए कि लैम्डा क्या है, तो लैम्डा जो है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी है। वहीं अगर हम बात करें, 2-3 प्रकार की चार्ज डेंसिटीज भी हमने पढ़ी थी, लीनियर पढ़ी थी, वॉल्यूम पढ़ी थी, सरफेस पढ़ी थी। किसी के लिए हमने सिग्मा शाइन का भी यूज़ किया था। होप आपको याद होगा, नहीं होगा तो आप रिवाइज करते चलिए साथ साथ में कि सरफेस के लिए आप सरफेस डेंसिटी पूछेगा तो आप क्या लेंगे, वॉल्यूम के लिए आप क्या लेंगे, किस में सिग्मा आएगा, किस में क्या आएगा, आपको माइंड में रखना है। इसके कंडीशन में, लीनियर चार्ज डेंसिटी के कंडीशन में आप लैम्डा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ई की वैल्यू जो आपने निकाली है, ये इक्वेशन आपको दिख रहा होगा, E इज इक्वल टू 1/2
2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन RL। ठीक है, तो यहाँ पे आपको Q की वैल्यू दिख रही है लैम्डा इंटू एल, तो उसको आप पुट कर दीजिए यहाँ पे आप लैम्डा इंटू एल, और नीचे में आपका RL जो एज इट इज़ है वो वैसे ही रहेगा यहाँ पे। तो इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका L और L जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास E इक्वल टू बचेगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और R। ठीक है, ये वैल्यू आपकी बचेगी। तो इस इक्वेशन से आप क्या बता सकते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के। ठीक है, ये चीज़ आप इस इक्वेशन से बता सकते हैं। आपको दिख रहा है ये R नीचे की ओर, मतलब आप ये तो कह ही सकते हैं कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के। मतलब जितना डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, वो डायग्राम में जो R थी वो R डिस्टेंस जितनी ही बढ़ते जाएगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। वही चीज़ हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा R का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा, तो इंटेंसिटी कम होगी। वहीं अगर अपोजिट डिस्टेंस अगर कम हो रहा है तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ते जाएगी। एक चीज़ आपको और याद रखना है, ठीक है, कि जब हमारे पास प्लस Q चार्ज होता है, ये कुछ बातें हैं इम्पॉर्टेंट, इतना आपको होप समझ आया होगा। ये पहला एप्लीकेशन हो गया। गॉस थ्योरम के हम 2 एप्लीकेशंस और देखेंगे, जो 2 अन्य एप्लीकेशन जो होंगे हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ बातें जो थी इम्पॉर्टेंट वो मैं और बता देती हूँ आपको, कि जब प्लस Q चार्ज आप लोगे, ठीक है, तो प्लस Q चार्ज के कंडीशन में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर डायरेक्शन की हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। ठीक है, जब आप प्लस Q चार्ज लेंगे तो इसकी डायरेक्शन जो होगी आउटवर्ड होगी। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं जो आपके लैम्डा की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी। और वहीं जब आपके पास माइनस Q चार्ज लोगे आप, माइनस Q चार्ज में आपने देखा भी होगा, इससे पहले हमने कई डेरिवेशंस किए हैं, कुछ आउटवर्ड वाले, कुछ इनवर्ड वाले। तो इस कंडीशन में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो इस कंडीशन में लैम्डा की वैल्यू जो होगी वो लेस देन 0 होगी। ये जो बातें थी इंपॉर्टेंट आपको बतानी थी। यहाँ पे हमने प्लस Q चार्ज देखा था, तो वही चीज़ बस आपको बताना था कि कब आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, कब इनवर्ड डायरेक्शन में। होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा। अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस। और अगर वीडियो आप